सुप्रभात छात्रों मित्रों, मैं मलिक रियाज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्र मित्रों, हमने व्याकरण के अंदर हमने काफ़ी सारी बातें देखी है। अब हम व्याकरण के अंदर एक नया जो मुद्दा है उसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए, जिसका हेडिंग है शब्द निर्माण। आपने गुजराती में भी मैंने आपको पढ़ाया है शब्द निर्माण की बातें, और शब्द के हिसाब से जो भी सारी बातें हैं वो आपको मैंने समझाई है। पर फिर से हम इसी बात पर आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है शब्द निर्माण, और शब्द निर्माण के स्वरूपों को हम देखने वाले हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के अंदर और उसमें भी वर्ण समुदाय को हम शब्द के रूप से जानते हैं। शब्द अकेले और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। शब्द एक दूसरे से मिलकर एक नया अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं। एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है। सबसे पहले अगर हम शब्द के रूप से हम जाने तो एक शब्द दूसरे शब्द से मिलकर एक नया अर्थ प्रतिपादित करता है छात्र मित्रों। और इसी कारण के शब्द एक साथ अकेला भी अपना एक नया अर्थ देता है, और शब्द दूसरे शब्द के साथ जुड़कर एक दूसरा नया अर्थ भी देता है। इसीलिए एक दूसरे की मिलावट से बने हुए रूप को हम शब्द के रूप में भी जाने जाते हैं, जिसे संस्कृत में हम प्रकृति या प्रातिपादिक कहते हैं। और दूसरा वह जो कारक, हम कारक को जानते हैं छात्र मित्रों। लिंग को भी हम जानते हैं। वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर बनाया जाता है। अगर शब्द के निर्माण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्ण समुदायों का एक झुंड होता है, और इस झुंड के अनुसंधान से ध्वनियों के मेल मिलाप के कारण और शब्दों के अकेले शब्दों के साथ और दूसरे मिलावट वाले शब्दों के साथ मिलकर एक नया अर्थ बनाने वाला जो होता है, उसके अंदर कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर हम शब्द को बनाया जाता है, जिसे पद भी कहते हैं। हम वाक्य का पहला जो रूप होता है, वाक्य के पहले से जो बना हुआ रूप होता है, उसे हम पद भी कहते हैं छात्र मित्रों। यह वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप झट संवार लेता है, और यही कारण है कि पद दूसरे वाक्य से जुड़कर एक नया अपना एक स्वरूप या अपनी एक नई रचना बना लेता है। यहाँ पर दिया हुआ है छात्र मित्रों कि ध्वनि पहला है अर्थ के मेल से होती है, और या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनियों को शब्द भी कहते हैं। जैसे कि लड़की, आ, मैं, धीरे, परंतु इत्यादि। ये सिर्फ हमारे लिए उदाहरण के तौर पर ये शब्द दिए हुए हैं। इत्यादि अंतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक होंगे, या तो उसमें से कोई ध्वनि के कारण से होंगे या फिर उसमें वर्णात्मक होंगे। किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों की अपेक्षा मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। इसी कारण वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक है, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है, और व्याकरण में निर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता। और व्याकरण में जो निर्थक शब्द है, जिसे कोई मायने नहीं रखते, उस शब्द को व्याकरण में कोई भी स्थान मिलता नहीं है छात्र मित्रों। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक और दूसरा है निर्थक छात्र मित्रों। एक अगर हम देखें तो एक तौर से हम ये भी देख सकते हैं कि सार्थक रूप से जो मिलने वाले जो हमारे पास शब्द है वो उसको हम निर्थक में नहीं मानते। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निर्थक शब्द क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता, और निर्थक जो शब्द होते हैं इसका कोई भी अर्थ हमें मिलता नहीं है। भाषा की परिवर्तनशीलता उसी की स्वाभाविक क्रिया है
और समय के साथ संसार की सभी भाषाओं के रूप बदलते हैं। समय के साथ साथ सभी भाषाओं के रूप भी बदलते हैं, उसमें काफ़ी बदलाव भी आता है, नए शब्द भी हमें मिलते हैं और दूसरे कई सारे ऐसे शब्द भी जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी इस नियम का अपवाद नहीं है और संस्कृत के अनेक शब्द पाली, संस्कृत के जो शब्द है वो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हुए हैं। कई सारे जो संस्कृत के शब्द है वो संस्कृत के शब्द पहले तो पाली भाषा में लिखित हुए, उसके बाद प्राकृत में हुए, उसके बाद अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हुए हैं। इन्हें कुछ शब्दों को ज्यों के त्यों अपने मूलतः स्वरूप में और कुछ देश काल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं और किसी कारण वो शब्दों को विकृत भी माना गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे देश काल और मूलतः रूप से वो प्रभाव जो है देश का, वो प्रभाव उसमें पाया गया, इसी कारण वो विकृत भी हो चुके हैं। ऐसे शब्दों को विकृत शब्द भी हम कह सकते हैं छात्र मित्रों। उद्गम की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं छात्र मित्रों? उद्गम की दृष्टि से हम शब्दों का वर्गीकरण इस 4 भेद हम कर सकते हैं, जिसमें आपको जाने गए होंगे या गुजराती में भी है, जैसे तत्सम है, दूसरा है तद्भव है, तीसरा है देशज और चौथा है छात्र मित्रों विदेशज। और ये जो चीज़ें हैं छात्र मित्रों, ये सारे जो चार जो हमारे पास प्रकार है, वो सारे प्रकार हमको अलग तौर से एक नया अर्थ देने का काम करते हैं छात्र मित्रों। सबसे पहला तत्सम। किसे हम तत्सम कहेंगे छात्र मित्रों? इसकी व्याख्या आपको आपके कॉपी में लिखना होगी, जिसके अंदर हम देखेंगे छात्र मित्रों कि किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। किसी भी भाषा हो, उसका जो मूल स्वरूप है, उसका मूल स्वरूप जो है उसे हम तत्सम का अर्थ कहते हैं। तत्सम का अर्थ ही है कि उसके समान या ज्यों का त्यों, यानी तत्सम जो है वो जो भी भाषा में हो उसका वैसा ही शब्द दूसरी भाषा में उसको प्रयोग किया जाता है। तत्सम ऐसा ही होता है छात्र मित्रों, जिसे हम तत्सम तभी समझ सकेंगे कि मानो कि एक संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा का जो भी मूलतः जो कुछ उसका शब्द है, वो शब्द ज्यों का तो वहीं का वहीं रख दिया जाए तो वो तत्सम कहा जाएगा। तस्य उसके, संस्कृत के सम यानी के समान। यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची है जो अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हुए हैं, यानी हिंदी में ये सारे जो चीज़ें हैं। तो छात्र मित्रों, जो संस्कृत के अगर शब्द हो गए तो वो वैसे के ज्यों के त्यों रखे जाएंगे। यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची है जो अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हुए हैं। जैसे कि तत्सम का जो मूल शब्द है वो आम्र है, उसका हिंदी में आम हुआ, और तत्सम में गोमल या गोमल, यहाँ पर गोमल यानी गोबर के मायने है, तो यहाँ पर गोबर हो चुका छात्र मित्रों। उसी तरह उष्ट्र तो ऊंट हुआ, घोटक तो घोड़ा हुआ, चुल्ली तो चूहा हुआ, शत 100 हुआ, चतुष्पादिका यानी कि चौकी हुआ, सपत्नी यानी कि सौत हुआ, सलाका यानी कि सिलाई हुआ, हरिद्र हल्दी या हरदी हुआ, चंचू यानी कि चौच हुआ, पर्यटक तो पलंग हुआ, पर्यक तो पलंग हुआ, त्वरित तुरंत हुआ, भक्त तो भात हुआ, ऊर्ध्वतन उबटन हुआ, सूची सुई हुआ, खरपर खपरा हुआ, खप्पर हुआ, शक्तु यानी सत हुआ, तिक्त तीता हुआ, क्षीर तो खीर हुआ। यहाँ पर एक तरफ हम तत्सम के रूप देख सकते हैं छात्र मित्रों, ये दोनों तत्सम के रूप है। यहाँ पर दिए गए जो रूप है वो तत्सम के रूप है, और दोनों के बाजू में अगर हम देखें तो उसके हिंदी के रूप थोड़ा सा उसमें बदलाव होकर हमारे सामने आए हुए हैं छात्र मित्रों।
तो ये तत्सम था छात्र मित्रों। अब हम दूसरा जो प्रकार है वो दूसरा प्रकार तद्भव की ओर बढ़ेंगे छात्र मित्रों। तो तद्भव किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषा को मिलकर विकृत होकर कहाँ आए हैं? हिंदी में आए हुए हैं। ऐसे शब्द को हम तद्भव कहेंगे। तद्वत्ता-भव का अर्थ होता है उसे, उससे या संस्कृत से उत्पन्न। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर कौन कौन सी भाषा से जाकर आए? जिसमें पहली पाली भाषा है, दूसरी प्राकृत है, तीसरी अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हुए हैं। पहला हम देखेंगे तत्सम उसे कहेंगे कि ज के त्यों वो शब्द है, वो सारे शब्द वैसे के वैसे दूसरी भाषा में प्रयुक्त होते, उसे तत्सम कहेंगे। और तद्भव उसे कहेंगे कि जिसको संस्कृत और दूसरी भाषा जिसे हम प्राकृत कहेंगे उससे मिलकर एक नया विकृत होकर नया अर्थ आकर हमारे सामने आए, उसे हम तद्भव कहेंगे। इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनके मूल रूप का पता नहीं चलता। अगर हम देखें तो इस तरह से वो एक दूसरे से घुल मिल गए हैं कि उनके मूल रूप का भी हमें पता चलता नहीं है। तद्भव शब्द के दो प्रकार होते हैं छात्र मित्रों। एक तो संस्कृत से आने वाले शब्द है और दूसरे सीधे प्राकृत से आने वाले शब्द। एक तो संस्कृत से आते हैं शब्द और सीधे दूसरे प्राकृत से आने वाले शब्द। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव है। बहुसंख्य शब्द अगर हम देखें तो वो शब्द ऐसे तद्भव शब्द है जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं और हिंदी में उसको लाए गए हैं। हिंदी में शब्दों के सरलतम रूप बनाए रखने का पूरा अभ्यास है और निम्नलिखित उदाहरणों से तद्भव शब्दों के रूप स्पष्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर हम संस्कृत के शब्द को हम देखेंगे और उसके बाद प्राकृत और उसके बाद तद्भव यानी कि हिंदी में किस तरह से हुआ उसका प्रयोग। सबसे पहला है अग्नि, जो संस्कृत से लिया है, उसको प्राकृत में अग्नि हुआ और तद्भव होकर वो आग बना। वैसे ही मया तो मई और मैं हुआ। वत्स वच्छ हुआ प्राकृत में और तद्भव में हुआ बच्चा या बाछा। चतुर्दश जिसका 14 या 14 हुआ। पुष्प पुष्प और फूल हुआ हिंदी में। चतुर्थ चौथ और चौथा हुआ हिंदी में। ये सारी बातें पहले हमने तत्सम में देखी, उसके बाद हमने तद्भव में देखी छात्र मित्रों। अब है देशज शब्द। देशज वे शब्द है जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। कहाँ से आए वो हमें पता नहीं है। वो से शब्द को हम क्या कहेंगे छात्र मित्रों? देशज कहेंगे। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, अपने ही देश में बोलचाल से बन चुके हैं, जिसका कोई अर्थ होता नहीं है, इसीलिए इन्हें देशज कहते हैं। हेमचंद्र ने उन शब्दों को देसी कहा है। वैसे शब्द को हेमचंद्र ने क्या कहा है? देशी शब्द कहा है। एक मार्क में ये प्रश्न पूछा जाता है छात्र मित्रों, तो ये खास आप ध्यान रखिएगा कि हेमचंद्र ने देशज शब्द को क्या कहा है? तो देसी कहा है। जिनकी उत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण से के नियमों के से अनुसार न हो, लोक भाषाओं में ऐसे शब्द को अधिकता है, जैसे तेंदुआ, चिड़िया, कटारा, अट्टा, ढेट, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चषक, जूता, कलाई, फुनगी, खिचड़ी, पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया,
डोंगा, डाब इत्यादि। ये जो सारे शब्द है इसका मूलतः रूप से कोई अर्थ मिलता नहीं है। विदेशी विद्वान जॉन बॉक्स ने देश शब्द को मुख्य रूप से अन्याय से संबंध माना है। जो मुख्य रूप से हम देखें तो किसी न किसी साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसे शब्द को मूलतः अन्यार्य शोध से संबंध माना गया है। अब देखेंगे छात्र मित्रों, देशज देख लिया हमने, अब हम देखेंगे विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को हम विदेशी शब्द भी कहते हैं छात्र मित्रों। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य है छात्र मित्रों। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? जिसमें हम फारसी देखेंगे, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य है। इसमें अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी में अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया है। अपभ्रंश रूप में इसको ढाल भी दिया गया है। हिंदी में उनके कुछ हेरफेर इस प्रकार हुए हैं, और हिंदी में उसके हेरफेर कुछ इस प्रकार हुए हैं। जैसे कि पहला है, हम देखेंगे क, फिर दूसरा है ख, ग, फ। जैसे नुक्तेदार उच्चारण और लिखावट को हिंदी में साधारणतया बेनुक्तेदार उच्चारित किया और लिखा जाता है। जैसे कीमत अरबी शब्द है, कीमत है, यहाँ नुक्तेदार है, नुक्तेदार जहाँ नीचे नुक्ता दिया हुआ है, अरबी शब्द है कीमत। हिंदी खूब, फारसी शब्द है खूब। हिंदी आगा, तुर्की शब्द है आगा, हिंदी। फैसला अरबी शब्द है फैसला, हिंदी शब्द है। वैसे ही दूसरा है, शब्दों के अंतिम विसर्ग की जगह हिंदी में आकार की मात्रा लगाकर लिखा या बोला जाता है। आकार, आइन और कमीन फारसी शब्द है तो आईना और कमीना हिंदी होता है। हैज अरबी शब्द है तो उसका अर्थ होता है हैजा। चमच तुर्की शब्द है चमच, जिसका अर्थ होता है चमचा। तीसरा है नियम, शब्दों के अंतिम हकार की जगह हिंदी में आकार की मात्रा कर दी जाती है। जैसे अल्लाह अरब का शब्द है अल्लाह, आका अर्थ कर दिया है। चौथा है, शब्दों के अंतिम आकार की मात्रा को हिंदी में हकार कर दिया गया है। जैसे परवाह, तो उसको ह लगा दिया है। देखो छात्र मित्रों, यहाँ आप देख सकते हो, जैसे परवाह हिंदी कर दिया है। पांचवा है, शब्दों के अंतिम अनुशासिक आकार को आन कर दिया गया जाता है। जैसे दुका फारसी शब्द है तो न कर दिया गया, दुकान हो गया हिंदी में। ईमा अरबी शब्द है तो हो गया ईमान। आगे हम देखेंगे छात्र मित्रों कि बीच के ई को य कर दिया गया है। बीच के जो ई है उसको हम ई के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे कायदा तो उसका अर्थ हुआ कायदा। बीच के आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाता है। जैसे नस्न, उसका अर्थ होता है नशा। अंग्रेजी शब्द है यहाँ पर दिए हुए हैं और उसका तद्भव अंग्रेजी तत्सम और तद्भव होता, कैसे होता है वो देखेंगे। अंग्रेजी भाषा हमारे यहाँ आई ऑफिसर, तो तद्भव में उसका अर्थ हुआ जैसा के वैसा, अफसर। वैसे ही अंग्रेजी में तत्सम का रूप अगर हम देखेंगे थिएटर, तो थिएटर या थिएटर भी कहा जाएगा। इंजन तो इंजन हुआ। टर्पेंटाइन तो हुआ तारपीन। डॉक्टर तो हुआ डॉक्टर। माइल तो हुआ मील। लैंटर्न
हुआ लालटेन, बोतल तो हुआ बोतल, स्लेट तो हुआ सिलेट, कैप्टन तो हुआ कप्तान, हॉस्पिटल तो हुआ अस्पताल, टिकट तो टिक्स हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हमें दी गई हुई है। हॉस्पिटल तो उसका होता है अस्पताल, टिकट तो टिक्स भी होगा। इनके अतिरिक्त हिंदी में, अंग्रेजी में कुछ तत्सम शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी में भी ये सारे जो तत्सम शब्द है वो ज्यों के त्यों हमारे यहाँ प्रयुक्त होते माने गए हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे छात्र मित्रों के यहाँ पर ये सारे हिंदी में, इनके अतिरिक्त हिंदी में अंग्रेजी के कुछ तत्सम शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। इनके उच्चारण में प्रायः कोई भेद नहीं रहा गया है। जैसे कि अपील तो होगा ऑर्डर, इंच इंटर, ईयरिंग एजेंसी, कंपनी, कमीशन कमिश्नर, कैंप ग्लास, क्वार्टर क्रिकेट, काउंसिलिंग गॉड, गजट जेल, चेयरमैन ट्यूशन, दायरा डायरो, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, ड्राइवर पेंसिल, फाउंटेन पेन, नंबर नोटिस, नर्स थर्मोमीटर, दिसंबर पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, पाउडर, प्रेस, फ्रेम, मीटिंग, कोट, होल्डर, कॉलर इत्यादि। ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी छात्र मित्रों। पुर्तगाली शब्द की अगर हम बात करें तो हिंदी का अर्थ होता है अलग तरह, तो यहाँ एक्स्ट्रोरा होगा, अनन्नास अनानस होगा, आल्पीन अल्फीनेट होगा, अलमारी अलमारियो होगा, बाल्टी बाल्डे होगा, किरानी केरिनी होगा, चाबी चावी, फीता फिट्टा होगा, तंबाकू टोबैको होगा। तो ये सारी चीज़ें पुर्तगाली में हो चुकी है छात्र मित्रों। इस तरह आया, इस्पात, इस्त्री, कमीज, कंस्टर, कमरा, काजू, क्रिस्तान, गमला, गोदाम, गोभी, तेलिया, नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, फार्मा, बूताम, मस्तूल, मेज, लबादा, शाया, शागू आदि पुर्तगामी तत्सम के तद्भव रूप भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ऊपर जिन शब्दों की सूची दी गई है उनमें से यह स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में विदेशी भाषा की कमी नहीं है। ये शब्द हमारी भाषा में दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। निसंदेह इनसे हमारी भाषा समृद्ध हुई है। शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं। कई वर्णों को मिलने से शब्द बनता है और शब्द के खंड को हम शब्दांश भी कहते हैं। जैसे राम में शब्द के दो खंड है, रा और म। इन अलग अलग अर्थ को इस प्रकार व्युत्पत्ति और बनावट के विचार से शब्द के तीन प्रकार पड़ते हैं। एक तो है रूढ़, यौगिक और योगारूढ़, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं छात्र मित्रों के किसको हम यौगिक कहेंगे, किसको हम रूढ़ कहेंगे और किसको योगारूढ़ कहेंगे। सबसे पहला है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो, जिन शब्दों का खंड अगर हम सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, कान, पीला, झट, पर। यहाँ प्रत्येक शब्द के खंड जैसे ना और क, का और न अर्थहीन है। दोनों के अर्थ नहीं मिलते। का कोई अर्थ नहीं होता, ना का कोई अर्थ नहीं होता, न का कोई अर्थ होता नहीं है। तो इसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे छात्र मित्रों। वैसे ही यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। दो शब्दों का मेल हो वैसे शब्दों से ये बनते हैं। जे और जिनके खंड सार्थक होते हैं और उसके खंड सार्थक होते हैं, जैसे कि यौगिक उसे कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्द रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से, जैसे आग, बबूला। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों अर्थ अलग अलग है। आग अलग है और बबूला अलग है। पीलापन,
यहाँ पर पीला और पन अलग है। दूध वाला, दूध और वाला अलग है। छल और छंद यहाँ पर अलग है। घुड़ और सवार अलग अलग है। घुड़ सवार, यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड और दोनों खंड सार्थक है। प्रत्येक शब्द के खंड और दोनों के शब्द अलग अलग हमें माने गए हैं छात्र मित्रों। योगारूढ़ किसे कहेंगे छात्र मित्रों? तो योगारूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ से परिचायक और योगरूढ़ कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ को परिचायक है, योगारूढ़ कहलाते हैं। मतलब यह कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताने लगे तब वे योगारूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज इत्यादि। पंकज प + ज अर्थ है कीचड़ से में उत्पन्न, पर इसे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा। अंततः पंकज योगारूढ़ है और योगरूढ़ है। इसी तरह अन्य शब्दों को भी समझना चाहिए। यौगिक शब्द की रचना दो प्रकार की होती है, जिसके अंदर शब्दांश के मेल से और शब्दों के मेल से। शब्दांश शब्द के अंश से या शब्द के मेल से। शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, एक तो उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। एक तो उपसर्ग होता है या तो फिर दूसरा प्रत्यय होता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है। उपसर्ग वह है जो किसी शब्द के साथ हम जोड़ सकते हैं, जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। इनमें क्रमशः प्र जो है वो अभी, वी और उपसर्ग होते हैं। तो मूलतः रूप से हम इसे देख। तो पहला है छात्र मित्रों जिसे हम प्रत्यय कहेंगे। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय जैसे कि उठान, बनावट, टिकाऊ आदि में आन, आवट या उ प्रत्यय लगे हैं। तो किसी भी शब्द के पीछे जो शब्द को जोड़ा जाए उसे हम प्रत्यय कहते हैं छात्र मित्रों। इसके अतिरिक्त शब्द रचना तीन प्रकार की होती है, जैसे संधि से, समास से और दीर्घित से। जैसे कि मूल शब्द उपसर्ग और प्रत्यय है। मूलतः शब्द अगर हम देखें तो उपसर्ग और प्रत्यय को माना गया है छात्र मित्रों। मूलतः रूप से हम देखेंगे तो प्रत्यय के अंदर जो प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगकर आते हैं उसे हम प्रत्यय कहेंगे। इसके अतिरिक्त हम शब्द रचना के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें एक संधि है, समास और द्विरुक्त है। मूलतः शब्द उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहेंगे? तो रूढ़ शब्द दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते, जैसे कि नाक, कान, मुंह, पेट इत्यादि। इन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, अंततः ये मूल है और इसी कारण ये मूल शब्द भी कहा जाता है। ख अर्थ के आधार पर शब्द भेद और आधार पर शब्द के तीन भेद किए जाते हैं, जैसे कि एक वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो वाचक शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का अर्थ सीधे एवं साधारण रूप से ग्रहण किया जाता है उन्हें हम वाचक या अभिधार्थ कहा जाता है। किसी भाव, विचार, वस्तु या स्थान, व्यक्ति आदि के लिए प्रत्येक भाषा भाषी समान संकेत निहित कर देता है। जो शब्द जिस संकेत का बोध कराता है वह उसी का वाचक कहा जाता है। जिस शब्द को जो के जैसा संकेत का बोध किया जाता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द जो अर्थ देगा वह वाच्यार्थ होगा और मुख्यार्थ होगा और संकेतार्थ अथवा अभिधार्थ कहलाएगा। जैसे फूल और पेड़, बंदर और आदमी।
फूल और पेड़, बंदर और आदमी। वैसे ही लक्ष्य शब्द जिन शब्दों का अर्थ मुख्यार्थ के समानार्थ संबंधित अर्थ को ग्रहण किया जाता है वहाँ लाक्षणिक अर्थ कहा जाता है। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए धृतराष्ट्र, सूरदास कहना, उल्लू, गधा आदि का प्रयोग मूर्खता के लिए करना और अष्टावक्र यानी कि अनेकांग भंग विद्वान हेतु किया जाएगा। व्यंजक शब्द किसे कहेंगे? तो जिन शब्दों का अर्थ न तो मुख्य शब्द की ग्रहण किया जाता हो और न ही संबंधित लाक्षणिक अर्थ बल्कि जिनसे किसी अन्य ही सांकेतिक अर्थ का आभास मात्र मिलता हो उन्हें हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। अधिकतर व्यंग्यार्थ का प्रयोग काव्य भाषा में होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की मूर्खता के लिए उसे हम कहेंगे आप बहुत समझदार है, कहकर मूर्ख कहेंगे। तो हिंदी में ऐसे शब्द भी होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि व्युत्पत्ति का आधार पर शब्द भेद। तो एक शब्द अन्य शब्द बनाने के प्रक्रिया व्युत्पत्ति कहलाती है। एक शब्द से अन्य शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम व्युत्पत्ति भी कहते हैं। और इस आधार पर शब्दों के 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। शब्द को 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा, जैसे कि रूढ़, यौगिक अथवा योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड करने पर कोई भी खंड सार्थक न हो किंतु उसका यौगिक रूप ही अर्थ हो उन्हें रूढ़ शब्द कहे। हमने आगे देखा जैसे आम, केला, दाना आदि, इनमें आ, बत्ता, म खंड करने पर आ तथा म का पृथक पृथक कोई अर्थ नहीं है, बल्कि इनका यौगिक रूप का आम निश्चित फल के लिए प्रतीकार्थ रूप रूढ़ हो गया है। इसीलिए आम का रूढ़ है, शब्द रूढ़ है। इसी प्रकार अन्य शब्दों को भी देखा जा सकता है छात्र मित्रों, जिसमें हम आगे देखेंगे छात्र मित्रों यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दूसरे शब्दों से योग से बनकर अपना पृथक अर्थ प्रतिपादित करते हैं। उन्हें विभाजित करके अर्थ करने पर भी वे वही अर्थ देते हैं। जैसे गौशाला, विद्यालय, पाठशाला, धर्मशाला, प्रयोगशाला, विद्यार्थी, महादेव, बालहट, नालायक, छलछन, आग बबूला, घोड़ा गाड़ी आदि व्याकरण के यौगिक शब्दों का रचना संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय आदि से होती है। योग रूढ़ जो शब्द यौगिक शब्दों के समान रहते हुए भी अपने निश्चित अर्थ को ही ग्रहण करते हैं उन्हें योग रूप कहा जाता है। जैसे कि पंकज का अर्थ हमने आगे भी देखा, कमल, जन्म लेने वाला पंकज। वैसे ही तर्क के लिए पंकज में उनकी वस्तुएं पैदा होती है, किंतु पंकज शब्द कमल के लिए ही बोला जाता है। तो ये निर्धारित होकर हमारे सामने आ चुके हैं छात्र मित्रों। तो ये सारी बातें हैं छात्र मित्रों। हम देखेंगे कि व्याकरण में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद वैसे रूप से आधार पर 2 भेद है, एक विकारी और अविकारी। विकारी किसे कहेंगे छात्र मित्रों? इस वर्ग में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि शब्द होते आते हैं। विशेषण आदि शब्द इसमें लिए गए होते हैं, जिसमें हम संज्ञा, कोई भी नाम संज्ञा होता है जिसे संज्ञाएं बहुरूपात्मक होती है जो वचन एवं कारक से बदल जाती है। वचन और कारक से ये संज्ञा बदल जाती है। संज्ञाएं प्रायः उद्देश्य एवं कर्म के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होती है। उद्देश्य और इसके मूलतः स्वरूप से हमारे सामने वाक्य में प्रयुक्त होती है। संज्ञा उसे कहेंगे जो नाम के स्वरूप में हम जिसे पहचानते हैं, जैसे कि कोई भी चीज का नाम है छात्र मित्रों। सर्वनाम संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाला, यानी कि नाम के जगह पर जिसको लिया जाता हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं, कि जो विकारी और अविकारी दोनों ही रूपों में मिलते हैं। सर्वनामों के रूप भी बदलते हैं, जिसका आधार लिंग, वचन और कारक के ऊपर निर्भर रहता है। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण होते हैं। संज्ञा और
सर्वनाम की विशेषता अगर जो प्रकट करते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। प्रायः विशेषण के उसके विशेष्य के अनुसार रूप बदलते रहते हैं। क्रिया, क्रिया शब्द करने अथवा होने का प्रकट करता है। पुरुष वचन लिंग और काल प्रकार अथवा अवस्था वाच्य के अनुसार क्रियाएं रूप बदलती है। क्रिया के पुरुष अनियत रूप में मिलते हैं। इन भागों को अतिरिक्त अर्थों के अनुसार शब्दों के मूलतः में अन्य खंडों में भी विभाजित किया जाता है। एकार्थी, बहुअर्थी, समानार्थी, विलोमार्थी, ध्वनिया, ध्वनि प्रधान और युग्म, ये सारी चीजें उसमें जुड़ जाती है छात्र मित्रों। एकार्थी में शहर, मनुष्य, वस्तु निश्चित नाम होते हैं, यथा राम, घनश्याम, मथुरा, मुंबई, पानी, दूध, शराब, भारत, अमेरिका, हिमालय, गंगा या आदि। बहुअर्थी, इनमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं किंतु वाक्यानुसार वे अपने उपयुक्त अर्थ प्रकट करते हैं। यथा कनन, कनक, जिसका अर्थ होता है हरि, हंस का मुफ्त, प्योधर, दंड, पद, हरि, वर, हल, पत्र, व्याज, मित्र, रस, फल, यानी ये सारे शब्द है। समानार्थी आप जानते हो, विलोमार्थी भी आप जानते हो छात्र मित्रों। ध्वन्यार्थी, जो ध्वनि प्रधान शब्दों में ऐसे शब्द आते हैं जिनका ध्वन्यात्मक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। इसमें शब्द से निःसृत ध्वनि में अर्थ संगति प्राप्त होती है, जैसे भिन भिनाना, फाड़ना, सुरसुराना, थूकना, भोंकना, छींकना, खांसना, चिल्लाना, फटकारना, खटखटाना आदि। ये ध्वन्यार्थी यानी कि उसमें से ध्वनि होते। शब्द युग्म, इस प्रकार के शब्द सदैव दो शब्दों के योग से बनते हैं। इसमें एक शब्द के साथ लगा हुआ दूसरा शब्द प्रयोगाधीत के कारण इतने प्रचलित हो जाते हैं कि उसे उसके साथ वाले शब्द के पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे कि झकझोर, इनमें न तो झक का ही कुछ स्वतंत्र अर्थ है और न कि जोर का कोई अर्थ, इसलिए इसे हम अलग शब्द के रूप में शब्द युग में हम कहते हैं छात्र मित्रों। तो ये सारी बातें हैं। शंकर शब्द आप देख लीजिएगा, रचना के आधार पर भी आप देख लीजिएगा छात्र मित्रों। और यहाँ पर ये जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय सारी बातें को स्पष्ट करेगा। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, शब्द भेद का अर्थ बताइए, संज्ञा किसे कहेंगे, संकर शब्द किसे कहेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर दिए हुई है छात्र मित्रों। आपने खुद भी थोड़ा सा अभ्यास पुस्तक की मदद से करना होगा छात्र मित्रों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, आपका आरोग्य निरोगी रहे और आप हमेशा खुश रहे, ऐसी मनोकामना आपसे करते हैं छात्र मित्रों। और यहाँ पर हमारा ये लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे।